जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपको अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यूपी बोर्ड में जो क्लास 10th के लिए समथिंग क्या 20 क्वेश्चन आपके जो आते हैं ऑब्जेक्टिव के, उनमें से मैं आपको बहुत सारी संख्या में क्वेश्चनों को सॉल्व करवा चुका हूं और काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड भी किए हैं। डियर बच्चों, यदि पिछली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो आपसे यही कहेंगे हम कि वीडियो को अवश्य देख लें जिससे कंप्लीट हो सके। मैंने संपूर्ण केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुका हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चैप्टर 1 स्टार्ट होता है बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और आज ये वीडियो जितने भी मिनट की होगी यह पूरे के पूरे सभी बायोलॉजी के सभी क्वेश्चनों को आपको करके देगी। इस बात को ध्यान देना। यहाँ समथिंग सभी चैप्टर बायोलॉजी के होंगे और सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, हम जिससे आपके साथ जुड़ सके। आइए, क्वेश्चन कहता है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सिरा में होता है कि रंध्र में होता है कि मध्य सिरा में होता है कि किसी में नहीं होता है? कहीं ना कहीं तो होता ही होगा गैसों का आदान प्रदान। तो पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है कभी सिरा से नहीं होता है और ना मध्य सिरा से होता, केवल कहाँ से होता है? रंध्र से, जिसे हम स्टोमेटा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो गया। देख भी रहे होंगे आप अच्छे से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें। बच्चों ये आपको बता दें, वेरी 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 जितना भी हो सके IMP है जी, इस बात का इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप सभी वीडियो के लेक्चर पढ़ेंगे, आपकी पूरी बायोलॉजी हो जाएगी आज। और इसकी पहले की जो 2 वीडियो डली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, बस 2 वीडियो भी हो जाएंगी। तीसरी वीडियो है आपको सभी किताब की आवश्यकता पड़ेगी। 3 वीडियो देख ली, 20 में 20 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे, गारंटी देते हैं हम। चलें अगले क्वेश्चन पर। आइए दूसरे पर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? आप जानते हैं वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है वाष्प का उत्सर्जन। वाष्प का उत्सर्जन मतलब जल का बाहर निकलना। ये किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा होता है। वो कहते हैं कि पत्ती के द्वारा होता है कि फूल के द्वारा कि तने के द्वारा। सभी बच्चे जानते होंगे पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ती के माध्यम से होता है। बाकी सभी के सभी आपके गलत आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है? अर्थात ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है उसमें यूरिया की कितनी मात्रा होती है? तो वहाँ पर 20 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है डियर? 20 मिलीग्राम। चलें अगले क्वेश्चन पर, चौथे पर बात कर ले रहे। क्वेश्चन ने कहा रक्त में आयरन की कमी होने पर रोग होता है। तो आयरन क्या होता है? आयरन एक एलिमेंट है जिसे Fe होता है, और यह किस में पाया जाता है? यह पालक में पाया जाता है। ठीक, अगर गुड़ भी लीजिए तो उसमें भी आयरन की मात्रा होती है। ठीक है, आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। आयरन आपका D ब्लॉक का तत्व है। ठीक, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? टीबी नहीं होती है, ना मधुमेह होता है, ना रक्तचाप, आपकी होती है एनीमिया। समझ गए? टीबी तो आपको पता है ट्यूबैक्टीरियम क्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होता है। मधुमेह इंसुलिन के द्वारा होता है। एनीमिया ही आयरन की कमी से हो जाता है सर। रक्त में यदि आयरन की कमी हो तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, आइए चौथे नंबर पर बात कर रहे हैं हम। चौथा नंबर था, एक मिनट ना। हाँ, चौथा हो चुका है ना, 5वां ये। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करो, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए प्लीज़।
कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के लिए जरूरी है, कि वाष्पोषण सभी जीवों के लिए जरूरी है, कि श्वसन सभी जीवों के लिए जरूरी है, कि चलन सभी जीवों के लिए जरूरी है? तो इतना तो आप जानते हैं सभी जीवों के लिए क्या जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण केवल पौधे करते हैं, और वो भी कौन से पौधे? जो हरे होते हैं, तो ये तो हो नहीं गा। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया पौधों में होती है। श्वसन चाहे पौधा हो और चाहे जंतु हो, सभी में श्वसन प्रक्रिया होती है, चलन नहीं होता, मूवमेंटिंग अकेली नहीं होता। पौधों में चलन क्या हो जाता है? मूवमेंटिंग हो जाती है, मूविंग होता है, नहीं होता ना। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो पौधों जंतु सभी में होती है। बात क्लियर हो गई? 5 क्वेश्चन क्लियर। आइए, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? मतलब जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के समय कितनी ऊर्जा टेम्परेचर के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, कितनी प्रतिशत मात्रा निकल जाती है? ये क्वेश्चन ने पूछा कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 20%, 40%, 60%, 80%? कितने परसेंट ऊर्जा बाहर निकलती है? तो केवल 20% ऊर्जा शरीर से क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो इस 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं डियर, समझ में आ चुकी होगी आपको बात, ठीक है। आइए 7वें नंबर पर बात कर ले हम। क्या लिखा है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंध, मतलब जो वृक्क है अर्थात जो किडनी है वो किससे संबंधित है, ये पूछा है। पोषण से संबंध किडनी कभी नहीं होती डियर, ठीक। श्वसन से नहीं होती है, ना तो परिवहन से होती है, केवल रेस्पायरेशन से, एक्सरेशन से होती है, मतलब उत्सर्जन से होती है। श्वसन प्रक्रिया संबंधित, श्वसन के समय उत्सर्जन से संबंधित होता है, ठीक है। 7वां क्लियर हो गया। आइए 8वें नंबर बात करें। जो पादप है, पादप में 2 चीज़ें जरूर होती हैं, एक होती है जाइलम जो आपके सामने लिया है, और एक होती है आपकी फ्लोएम। मतलब पादप में 2 चीज़ें होती है, एक तो होती है जाइलम, एक फ्लोएम। जा से जड़ और जा से जल। जाइलम जहाँ आया वो समझना जल की बात करता है वो, और फा से फूड और फा से फ्लोएम। जब फ्लोएम की बात हो समझना ये भोजन की बात करेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन बात करें अगले 9 वाला। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? गोबिन के कारण होता है कि थ्रोम्बोस्टाइन के कारण होता है? जब रक्त का थक्का जमता है ना, तब थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रिन की नामक प्रोटीन की आवश्यकता होती है जब रक्त का थक्का जमता है। और रक्त का लाल होना हीमोग्लोबिन है। जिस प्रकार पौधों की पत्तियां जो हरी होती हैं वो क्लोरोफिल या पर्णहरिम के कारण होती हैं, वैसे ही रक्त का लाल होना हीमोग्लोबिन होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रिन नामक प्रोटीन आपकी केवल आपको बता दें तो किसके द्वारा वो यह रक्त के थक्का जमाने के काम आती है, ठीक है। आइए, पौधों के वायवीय भागों से जल के निकलने की क्रिया कहलाती है। अगर पौधों के शरीर के वायवीय भागों से, जैसे जड़ तना पत्ती से, अगर पत्तियों से जल निकलता है तो ऐसी क्रिया कौन सी कहलाती है? ऐसी प्रक्रिया परागण नहीं होती। परागण में परागकण हो जाते हैं, निषेचन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलते हैं, विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाला सिस्टम होता है। केवल वाष्पोत्सर्जन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर पौधों के वायु भागों से जल निकलने की प्रक्रिया होती है। आइए 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 9वें क्वेश्चन पर हम आपसे बात कर ले। ये कौन सा क्वेश्चन था, मैं ही देखने भूल गया हूँ। ये 10वां हो गया, हाँ। 11वां, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन हो। मतलब ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिनसे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, शरीर से ऊर्जा निकलती है, ऐसे कौन सा है? श्वसन में होता है कि पोषण में कि उत्सर्जन में कि उत्तेजनशीलता में? तो श्वसन में ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। वायु प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है, तो श्वसन एक ऐसा मेथड है जिनके द्वारा शरीर से ऊर्जा बाहर निकलती है। क्लियर हो गया? 11 पॉइंट कंप्लीट हो गया। आइए 12वें नंबर पर। प्रकृति में
ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया हो तब? नहीं। प्रकाश संश्लेषण हो? नहीं। अपघटन हो? नहीं। इनमें से कोई नहीं? नहीं। अरे अब सर जी अब कौन सा होगा? अरे भैया प्रकृति में जो ऑक्सीजन संतुलन होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बना होता है। ये मैं थोड़ा फिरकी ले रहा था आप लोगों की। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन और CO2 मतलब इसके द्वारा संतुलन बना रहता है गैसों का। आइए 13वें नंबर पर क्वेश्चन बात करें। 13वें नंबर पर क्वेश्चन पर हम बात करें ले रहे हैं, ठीक है। आइए, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया, मतलब सांस यदि हम ले रहे तो उसे बोलते हैं अंतः श्वसन, और छोड़ रहे तो उसे बोलेंगे बाह्य श्वसन। अब जहां पर अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन दोनों होता है वह क्या कहलाता है? श्वसन नहीं कहलाता है, ना तो निःश्वसन ना निःश्वसन कहलाता। क्या है? केवल श्वासोच्छ्वास कहलाता है, जिसे हम सांस लेना कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सांस लेना। मनुष्य में सांस लेना और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। बात समझ में आ रही? समझ में आ रही? ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में कि लाल रक्त कण में, और जैसे RBC, वर्णिलवक में, श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान देना। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ये आपका क्लियर होगा 14 नंबर क्वेश्चन। आइए 15 नंबर बात कर ले रहे हैं हम। हाँ, क्या बात, कितना अच्छा क्वेश्चन। देखो, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश नहीं, 2 वेश नहीं, 5 वेश नहीं, 4 वेश। हर बच्चा जानता है कि मनुष्य का हार्ट जो होता है वो 4 कक्षीय होता है, और 4 कक्षीय के साथ साथ उसमें मुट्ठी के आकार का होता है। ऊपरी 2 आलंद होते हैं, निचले 2 निलय होते हैं, ठीक है। आइए 16वें क्वेश्चन पर बात करें। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? ये तो सबको बता सकता है भैया। ये लाइपेज ही एक ऐसा एंजाइम है जो इमल्सी वसा के पाचन में प्रयुक्त होता है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज, ठीक है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन बात करें हम आपके, ठीक है। आइए, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब क्या होता है? क्योंकि ब्लड प्रेशर आप जानते हैं एक संकोचन एक प्रकुंचन, सिस्टोल और डायस्टोल 2 प्रक्रिया चलती है। तो 17 का आंसर क्या कहता है? सामान्य प्रकुंचन की बात करें तो होता है 120 mm, और संकोचन की बात करें, शिथिलन की बात करें तो 80 mm होता है। लेकिन अभी राइट आंसर ए ना होकर आपका क्या है? ये आपका, ठीक है। स्फिग्मो मैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है डियर, पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ है कि मछली है कि शेर है कि बकरी? शेर एक लिंगी है, बकरी भी एक लिंगी है। बात समझ? मछली भी एक लिंगी, केंचुआ उभयलिंगी, या जिसे हम द्विलिंगी कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जा सकते हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आइए। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, मतलब ये जानना है। देखो ये तो आपका क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, ना ये हो सकता है, केवल एक ही आपका राइट आंसर है, वो 120 और 80 mm जी। अभी 120 बताया ना मैंने, वही। आइए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये मैं कई बार करवा चुका हूँ, ये सर्जन का पार्ट है। तो डियर आपके 20 क्वेश्चन जैव प्रक्रम से संबंधित थे, मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। बात समझ में आई? तो बोलिए आपको समझ में आए कि नहीं आए हैं? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। 20 क्वेश्चन आपके जैव प्रक्रम में कंप्लीट हो जाए। अब अगले लेक्चर पर हम बात करेंगे, मतलब लेक्चर नहीं, इस बात तो इसी पर करेंगे, लेकिन अगले लेसन जिसे बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है डियर। नियंत्रण एवं समन्वय पर हम बात करेंगे। आइए
इस पर बात नहीं करेंगे। आज आपकी वीडियो अपलोड हुई होगी कंप्यूटर वाले, ठीक है, ये कंप्यूटर वाली वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी होगी आज की, और आपने देखी भी होगी आशा करते हैं। और ये वीडियो आपकी क्लास 10 के लिए नहीं है, ये अच्छे जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, ASI है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनके लिए होती है, ठीक है। आइए देख लेना, अगर ना देखी हो आपको नहीं देखना है, मतलब आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दें जिससे और भी व्यक्ति देख सकें, जिनको है वो देख सकें। आइए, ये थंबनेल था उसका, उत्तर प्रदेश, हमने देखो आप देख लीजिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए SI ASI कांस्टेबल प्रोग्रामर, इम्पोर्टेंट PYQ हैं जीत सर के द्वारा, ये पार्ट 1 है, आप देख भी रहे हैं उनका थंबनेल। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीत सर आपको कंप्लीट देंगे, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए आप, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन बात करें। आइए, ये हमारे क्वेश्चन, आइए हम बात करना है अगले क्वेश्चन पर। जिब्रेलिन क्या है, क्वेश्चन ये कहते हैं नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित है क्वेश्चन। जिब्रेलिन क्या है? वसा है? नहीं सर, कभी नहीं हो सकता। एंजाइम है? नहीं। हार्मोन्स है? यस, हार्मोन्स है, दिस इज हार्मोन्स, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जिब्रेलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन्स है। चलें अगले क्वेश्चन पर, दूसरे पर देखिए। शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? जैसे हाइपोथेसिस बोलते हैं, यस, समस्थैतिकता बोलते हैं हिंदी वर्ड में। समन्वय किसके द्वारा? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है कि अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है कि तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र दोनों के द्वारा होता है शरीर में समन्वय? तो शरीर में जो समन्वय है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी होता है और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा भी होता है, लेकिन एक क्वेश्चन के 2 विकल्प राइट नहीं होंगे, इसलिए आपका C राइट आंसर होगा। ये दोनों को हम गलत मान लेंगे, दोनों को क्या मानेंगे हम? गलत, बाकी हमारा ही सही होगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। आइए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो था वो राइट आंसर हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पर। हार्मोन स्रावित होता है किससे? अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से। हार्मोन किससे स्रावित होता है ये पूछ रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है कि बहिस्रावी ग्रंथि से कि नलिका ग्रंथि से? हार्मोन्स को आप हर बच्चे जानना चाहिए और हर बच्चे को पता होना चाहिए। हार्मोन्स का स्रावण अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, और जबकि यदि अगर आपसे पूछता, इधर ध्यान देना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एंजाइम की पूछता, तो एंजाइम जो होते हैं ये वही स्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स द्वारा अंतःस्रावी और नलिका बहिस्रावी ग्रंथि द्वारा एंजाइम होता है, ठीक है। बहिस्रावी ग्रंथि होती है जो नलिका युक्त होती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका विहीन होती हैं, ठीक। आइए चौथे नीचे, इसे बोलते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर तथा अथवा घेंगा किसके द्वारा पनपता है? चीनी की कमी हो जाए तो डियर आपको पता है, चीनी की कमी या अधिकता से केवल डायबिटीज हो सकता है हमारे हिसाब से, और नहीं हो सकता है, ठीक है। चीनी की कमी या अधिकता से क्या होगा? डायबिटीज होगा, और थोड़ी कुछ होगा, फालतू की चीज़ें थोड़ी होंगी, ठीक है। और रक्त की कमी एनीमिया वाला रोग होता है। मोटापा क्वाशीरकर होता है, यदि होगा नहीं होगा। घेंगा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, यदि नमक में आयोडीन की कमी हो तो घेंगा रोग होता है। एक गले में कॉलर की आकृति की एक समस्या बन जाती है, इसे घेंगा बोला जाता है, आयोडीन कमी से होता है, ठीक है। आइए अब देखिए आप, मानव शरीर में पाया जाने वाली ज्ञानेंद्रिया कौन सी हैं? मानव के शरीर में ज्ञान इंद्रिया 5 टाइप की होती हैं। नाक भी पाई जाती है, जीवा भी होती है, कान भी होता है, मुख भी होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपकी ज्ञान इंद्रियाँ हैं। तो 5 में का ही आपका D राइट आंसर है, और बाकी ये थोड़ी होगा। आपका कौन सा राइट आंसर है? यही वाला, ये चला। मानव शरीर में पाया जाने वाली ज्ञान इंद्रियाँ याद है तो कौन सी हैं? सभी की सभी हैं। आइए 6वें नंबर पर हम बात करें ले रहे। क्वेश्चन कहता है मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका
कहलाती है। मस्तिष्क जो तंत्रिका निकलती है वो कपाल तंत्रिका होती है, केंद्रीय नहीं होती, मेरु तंत्रिका नहीं होती। मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिका है उसका नाम है कपाल तंत्रिका। क्या है? कपाल तंत्रिका। छठवां राइट आंसर हो गया। 7वें नंबर में आइए, थायरॉक्सिन का श्रावण कहाँ होता है? थायरॉक्सिन श्रावण यकृत में नहीं होता, न वृक्क में होता है, न वृषण। अब जब इन तीनों में नहीं होता है तो कौन बचा? थायराइड ग्रंथि। थायरॉक्सिन का निर्माण के श्रावण थायराइड ग्रंथि से होता है। क्वेश्चन कहता है मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया? नो, कोई नहीं तो वही से, जब ये नहीं होता ये कहाँ से हो जाएगा गधे। आइए, मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होगी? नेफ्रॉन में होती है। न्यूरॉन तो मस्तिष्क का भाग होता है, यह आपके वृक्क किडनी का भाग होता है। जब किडनी खराब हो डायलिसिस प्रक्रिया करती है, कहाँ होता है? मानव डायलिसिस थैली कहाँ होती है? नेफ्रॉन में। आइए 9वें क्वेश्चन पर हम बात कर लें। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है? जिब्रेलिन है कि ऑक्सिन है, एब्सिसिक है? जिब्रेलिन भी है, ऑक्सिन भी है, एब्सिसिक है। अगर एथिलीन हार्मोन्स होते हैं जिसे एथाइलिन बोलते हैं, वो भी आपका पादप हार्मोन होता है। ठीक है, तो हमारे पादप हार्मोन क्या है? सभी हैं, अर्थात ये 3 इकट्ठा नहीं हो सकता, ये कोई होगा तो लास्ट वाला का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर हम बात करेंगे आपसे। देखिए, छुई मुई की पत्ती, इसको भैया स्टार पॉइंट बना लेना, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छुई मुई की पत्ती की गति कैसी होती है? निशाकुंचन होती है कि प्रकाश कुंचन होती है? मतलब निशाकुंचन का मतलब है शाम की जिस प्रकार सूर्य ढलता है उसकी स्थिति बढ़ती है, कि प्रकाश कुंचन मतलब प्रकाश जैसे चढ़ता है ऊपर की तरफ वैसे होती है, कि कंपान कुंचन होती है। तो आपका सी यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। भोजन का पाचन या भोजन का पचना, भोजन का पाचन नहीं, भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है? तो आपको पता है भोजन जो पचता है तो छोटे छोटे भागों में टूटता है, और छोटे छोटे भागों में टूटने का मतलब होता है कैटाबॉलिक, और कैटाबॉलिक का मतलब होता है काटना। तो काटने की बात आएगी तो आप जानते हैं जहाँ काटने की बात आएगी वो उपचयन प्रक्रिया होती है, ये कोई नहीं होगा। भोजन का मतलब पाचन मतलब कैटाबॉलिक, काटना, काटना मतलब उपचयन। 11 क्लियर है। आइए 12, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? तो पादप नियंत्रक होता है जो फल में होता है वो आपका एथिलीन होता है। इसके अलावा मैं जानकारी अलग कीजिए इन सबको। 12 क्लियर हो गया। अभी आपके काफी चैप्टर बचे, ध्यान देना। अभी देख चैप्टर देखो, नियंत्रण श्रवण चल रहा है, फिर जीव जनन कैसे करते ये भी चलना है। आज मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो को अंत तक। और मैं बार बार कहता हूँ कि आपको किसी प्रकार की समस्या होगी, ना किताब देखनी होगी ना कहीं देखना होगा, यूट्यूब पर कहीं छाननी आज तक मिलेगी, आपके सभी के सभी कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है, उद्दीपन की पहचान कौन कराती है? कौन सी संरचना कराती है? 13 का क्वेश्चन ही है आपका। इस क्वेश्चन को भी आप स्टार पॉइंट बना के रख लीजिए। ठीक है, तो ग्राही एक ऐसा है जो आपको उद्दीपन की पहचान कराती है, उसे हम ग्राही कहते हैं। जो उद्दीपन की पहचान करा दे उसे हम ग्राही कहते हैं। जो उद्दीपन की पहचान करा दे क्या बोलते हैं? ग्राही। ठीक है, आइए 13 कंप्लीट होगा। आइए 14 नंबर के क्वेश्चन पर बात कर ले रहे हैं हम। वह कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है? आपको पता है जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है तो यह तो नहीं होगा। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन, ये नहीं होगा। एब्सिसिक एक पादप हार्मोन, केवल इंसुलिन है जो ब्लड शुगर के बारे में संबंधित है आपका।
ब्लड शुगर के संबंध में कौन सा है आपका? इंसुलिन हार्मोन। आइए 15 का राइट आंसर देख रहे हैं। पत्तियों का मुरझाना किसके प्रभाव से होता है? जिब्रेलिन के, कि ऑक्सिन के, कि एब्सिसिक से, कि इंसुलिन से? इंसुलिन तो नहीं होगा, इंसुलिन केवल ब्लड शुगर की बात करता है। केवल एक यहाँ पर आपका राइट आंसर है, वो है ना तो 2 ए नहीं है ना लास्ट है, केवल एब्सिसिक बता ए बी ए। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ABA, एब्सिसिक एसिड। ये ब्लड शुगर से संबंधित आपका हार्मोन है। वो ब्लड शुगर क्या है? पत्तियों के मुरझाने से संबंधित है। ठीक है, आइए 15 ये क्लियर हो गया। आइए 16 नंबर क्वेश्चन बात कर ले रहे हैं। मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? अर्थात जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इनमें सबसे बड़ा भाग कौन होता है? मध्य होता है? नहीं। पश्च होता है? नहीं। केवल आपका होता है अग्र मस्तिष्क ही सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, 16 कंप्लीट हो गया। 17 का क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? क्योंकि एक ग्रंथि एक ऐसी होती है जैसे आपकी पिट्यूटरी है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह मटर के दाने के आकार के बराबर मानी होती है। ठीक है, और अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि का कार्य कौन करता है? वो है आपका अग्न्याशय। ठीक है, आइए 18वें क्वेश्चन पर दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? देखो आपको पता है वृक्क आपका किस प्रकार होता है? इस प्रकार। ठीक, इसी प्रकार होता है ना, इस प्रकार। यार अच्छा नहीं बना ये वाला, दोबारा बना कर दिखाऊं मैं? यहाँ से ये कैसे निकलता है? यहाँ से ऐसे निकलता है इन 2 ठैया। ये आपके वृक्क होते, फेफड़े की भांति लग रहा है नहीं? चलिए, यहाँ पर टोपीनुमा एक संरचना होती है। ये वृक्क के ऊपर टोपीनुमा संरचना होती हैं। ये जो टोपीनुमा संरचना होती है इन्हीं को बोलते हैं एड्रिनल। तो अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है, वो है एड्रिनल ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? एड्रिनल ग्रंथि। चलें 19 क्वेश्चन। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है? ध्वनि ग्रहण करने की होती है घ्राणग्राही। नो प्रकाशग्राही, न श्रवणग्राही, कौन सुनना है, न स्पर्शग्राही। घ्राणग्राही आपके लिए यहाँ राइट आंसर होगा। 20वें नंबर पर आइए डियर, आपका 2 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। शरीर की सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? सबसे अंतःस्रावी, सबसे अंत नहीं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि तो मेरे हिसाब से सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, तो इसे नहीं हो सकी। एड्रिनल वृक्क के ऊपर स्थित ग्रंथि है, ये तो आप लास्ट बचा केवल थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। 20 का सी आपका राइट आंसर होगा। आइए आपको बता दें, अब क्वेश्चन हमारे चलेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, इस पर चलेगी चर्चा। समझ रहे? आपके 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, जैव प्रक्रम और नियंत्रण एवं समन्वय। अब आइए जीव जनन कैसे करते हैं, इस पर हम वार्तालाप कर लें आपसे। इसके भी 20 क्वेश्चन समथिंग होंगे और फिर एक लास्ट चैप्टर बचेगा, उसके कुछ क्वेश्चन ही लिए हमने। ठीक है, आज बायोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपकी चलेगी फिजिक्स, केवल फिजिक्स। ठीक, आइए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किनके में जो मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा में नहीं होता, ये नाइजम बच्चों का ईस्ट है, ईस्ट में होता है डियर। किस में होता है? ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसके में होता है? ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा। चले, अब तो
समझ में आ रहे हो क्वेश्चन यार? ऐसे छोटे बच्चे थोड़ी हो आप लोग, अरे का तो बच्चे थोड़ी है, बच्चे ही है। आइए, जड़ें विकसित होती हैं, जो जड़ होती हैं वो किससे विकसित होती हैं पूछा। पांकुर से, तने से, पत्ती से, मूलांकुर। पांकुर ना होगा तो होगा प्रांकुर। ठीक है, यहाँ क्या होगा आपका प्रांकुर। जड़ें विकसित कहाँ होती? प्रांकुर से, तने से, पत्ती से, मूलांकुर से। जो जड़ें विकसित होती है वो मूलांकुर से होती हैं डियर। ठीक है, आइए, पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन बहुकोशिकीय जंतुओं में होता है, पहले बता दें, लेकिन लैंगिक जनन उन्हीं पादपों में होता है जो पुष्प देते हैं। लैंगिक जनन उन्हीं पादपों में होता है जो पुष्प देते हैं, जो पुष्प होते हैं, अर्थात आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन होता है और आवृत बीजी पौधों में ही द्वि निषेचन प्रक्रिया होती है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन उनमें होता है जिनमें फूल होते हैं, अर्थात यहाँ आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए चौथे नंबर पर हम बात करेंगे। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है और डिंब वाहिनी भी है। शुक्राशय आपके नर का एक अंग है। ठीक, मादा के भाग अंडाशय, गर्भाशय, डिंबाशय, योनि, इस प्रकार के पार्ट होते हैं, लेकिन मादा भाग कौन नहीं है? शुक्रवाही का नर के हैं। ठीक है, आइए, ब्रायोफिल्लम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता हुआ कौन सा भाग है? मतलब ब्रायोफिल्लम का एक दूसरा नाम होता है अजूबा। इसको अजूबा भी कहा जाता है, और चाहे ब्रायोफिल्लम का है चाहे अजूबा, दोनों में जो जनन प्रक्रिया होती है वो पत्ती के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? पत्ती। तो पत्ती आपका पहले विकल्प में है, तो यही राइट आंसर होगा पांचवें का। छठवें पॉइंट पर आइए, ईस्ट जनन करते हैं किस द्वारा? कायिक प्रवर्धन नहीं, खंडन नहीं, सभी नहीं। ईस्ट में जो जनन होता है वो मुकुलन। इसको स्टार बना लिए डियर, बार बार कह दो, थर्ड स्टार दे, फोर्थ भी दे, 5 दे दे। ऐसा प्रकार का क्वेश्चन निश्चित आपका बोर्ड में पूछा ही जाना है, रखा मिलेगा आपको। ठीक है, आइए 7वें पॉइंट की बात कर लें। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। अगर नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाए तो क्या कहते हैं? आप बता, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक बनने की जो प्रक्रिया होती है, मिलने की प्रक्रिया होती है, वो निषेचन कहलाती है। किंडवन नहीं होता, मधु भी नहीं, कोई नहीं, केवल कहेगा निषेचन है। आइए 8वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? यहाँ पर पपीता जो है वो एक लिंगी है, यह द्विलिंगी, यह भी द्विलिंगी और मटर भी द्विलिंगी। इसलिए ये ना होकर हमारा केवल पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। पपीता जैसे पापाया एक लिंगी पादप का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात कर ले रहे हैं 9वें क्वेश्चन पर। द्विविखंडन का मतलब है कोई एक जंतु है आपका इस प्रकार, इससे 2 संतानें तैयार हो जाए, 2 संतति तैयार हो जाए इस प्रकार। ठीक है, सपोज ये अमीबा है, अमीबा ये इसका उदाहरण, बेस्ट उदाहरण अमीबा ही है इसका। ठीक है, आइए, उभयलिंगी पुष्प किसका उदाहरण है? उभयलिंगी पुष्प तरबूज है? नहीं। पपीता? नहीं। जब ये 2 नहीं होंगे तो लास्ट बस ही कट गया। सरसों एवं गुड़हल जो है वो उभयलिंगी पुष्प है, जिसमें नर और मादा दोनों पार्ट आपके पाए जाते हैं, वो उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। तो उभयलिंगी जो पुष्प है
वो आपके सरसों और गुड़हल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए 11वां, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अरे कितनी बार कराओगे, ईस्ट में नहीं होता है। मतलब मुकुलन द्वारा जो जनन है वो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट। ठीक है, आइए फूलों में नर जनन अंग होता है। जो फूलों में है, देखो अगर पुष्प की बात करें तो नर जनन अंग होता है आपका पुंकेसर, पहले विकल्प में है। और मादा जनन की बात करें तो होता है स्त्री केसर। ठीक है, नर जनन की बात करी तो केवल पुंकेसर। क्या होगा? मादा की कहते हैं ये मादा के ही सभी अंग है। ठीक है, द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लीशमैनिया में, कोई नहीं में। द्विखंडन मतलब एक प्राणी से दो प्राणी बन जाए, तैयार हो जाए, दो संतति बन जाए, उसे बोल द्विखंडन। ऐसी प्रक्रिया अमीबा में पाया था। अमीबा से व्यस्त उदाहरण द्विखंडन का है ही नहीं। ठीक है, 12 क्लियर हो गया। 13 में आइए, मुकुलन द्वारा जनन। अब लेकिन ईस्ट नहीं है बाबू, इतना ध्यान देना। मुकुलन द्वारा जनन अभी तक हम तीन क्वेश्चन पढ़ चुके, रिपीटिंग। लेकिन आंसर क्या था उसमें? सभी में ईस्ट। यहाँ ईस्ट दिखाई दे रहा है? मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट दिखाई दे रहा ना? यहाँ क्या होगा? ना तो अमीबा, हाइड्रा, आपका केवल हाइड्रा। अगर विकल्प में ईस्ट है तो आप केवल ईस्ट का ही आंसर लगाएंगे, और विकल्प में ईस्ट नहीं है तो फिर आप किसका आंसर लगाएंगे? मुकुलन का आंसर लगाएंगे। किसका आंसर लगाएंगे? मुकुलन। इस बात का ध्यान देना। ठीक है, 14 का आपका क्या? हाइड्रा हो जाएगा। मानव में किस प्रकार का जन्म है? जन्म नहीं होगा डियर, यार गलत है। मानव में जनन की बात करता हूँ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? मानव में किस प्रकार का जन्म पाया? जन्म नहीं, मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? तो मानव में लैंगिक जन्म पाता है, क्योंकि मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, और जो एक लिंगी होते हैं अर्थात जो बहुकोष्ठीय होते हैं उसमें जनन जैसी प्रक्रिया अलैंगिक जन्म पाया था। उसमें क्या पाया था? अलैंगिक जनन। ठीक है, आइए 15 का राइट सी हो गया। आइए क्वेश्चन कहता है बहुविखंडन। अगर द्विखंडन तो अमीबा होता, मुकुलन तो हाइड्रा और ईस्ट होता। दोबारा सुनना, द्विखंडन तो अमीबा होता, मुकुलन होता तो ईस्ट और हाइड्रा होता। अब जब तीन नहीं हो सकते तो लास्ट बचा केवल मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन पॉलीफिजन पाया जाता है। ठीक है, 16 का राइट आंसर समझ में आया नहीं आया? कैसे राइट आंसर है आपका? ठीक है, अभिनंदन। 38 मिनट हो गया आप हम सभी को पढ़ते पढ़ते। बहुविखंडन किसमें होगा? मलेरिया परजीवी में। आइए राइट आंसर देखें, वो अगला आंसर क्वेश्चन देखें। ब्रायोफिल्म के कौन से भाग में काय प्रना? अभी बताया था पत्ती में। ब्रायोफिल्म में जो जनन प्रक्रिया होती है, जो कायक प्रवर्धन होता है, वो आपकी पत्ती के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा। ठीक है, आइए 18वें नंबर पर बात करें। मानव मादा में निषेचन होता है, अर्थात जो आपकी मादा है उसमें निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? निषेचन प्रक्रिया होने का मतलब है नर युग्मक और मादा युग्मक कहाँ मिलते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक हमेशा फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नलिका पर ही मिलते हैं। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है आपका। ठीक है, आइए देखो 19 नंबर का क्वेश्चन ही थोड़ा गायब हो गया है, इसके लिए साथ जाते हैं। ठीक है नहीं है? देखो 19 द्विलिंगी पुष्प की बात है, बता चुका हूँ मैं, सरसों गुड़हल है। आइए नर एवं मादा युग्मकों की युग्मन द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है? आइए 20 नंबर का आपका
राइट आंसर है ये, गुमनज भी है, वर्तिका पोतन, तो ये सभी कर लीजिए आप। ठीक है, कोई समस्या है? आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपका जैव प्रक्रम भी कंप्लीट होगा, नियंत्रण समन्वय कंप्लीट होगा, जीव जन्य कैसे करते हैं ये टोटल समझ लीजिए 20 और समथिंग 19, क्योंकि ये कम का तो 60 ना हो गए 59 क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी है आपका, ये देखिए भैया। अब क्वेश्चन आ गए आपके किस चीज़ के, आनुवांशिकता वायलेशन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि काफ़ी पीडीएफ हो रही थी बड़ी। जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं? जीनी संरचना को कहें तो जीन प्रारूप कहा जाता है। जीव की जीनी संरचना को हम जीन प्रारूप कहते हैं, जिसे हम जीनो टाइप कहते हैं, और लक्षण प्रारूप हो तो इसे हम फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात कर लें। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति समय पुस्तक है आपकी, डार्विन से संबंधित है। ठीक है, अब तो ये लेसन मतलब ये डार्विनवाद और लैमार्कवाद ये हट चुके हैं सिलेबस से, समझात अंग, समृद्धि अंग, ये सब हट चुका है सिलेबस से, समस्या की बात रहेगा। ठीक है, आइए 2 तक क्वेश्चन कवर हो गया। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? आपको पता है मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात संख्या कहें तो 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 में आपके जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक, और जो 2 गुणसूत्र होते हैं ये आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं। नर में लिंग गुणसूत्र आपके XY होते हैं, और मादा में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं। बात समझ आ गई? मैंने कहा मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या 46 या जिसे हम कह सकते हैं 23 जोड़े। ठीक, 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े होते हैं, 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र में नर में XY, मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। तो 4 तक समझ में बात आ चुकी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना अनिवार्य है। आपको बता दें यूपी बोर्ड है, मनुष्य में लिंग निर्धारण क्वेश्चन अवश्य पढ़ना, मंडल की प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अभिन्न के नियम भी अवश्य पढ़ना इस लेसन से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए 5वें क्वेश्चन पर बात कर ले रहे हैं। हो गया आपको? ये तो हो गया आपका। आइए लास्ट क्वेश्चन बचा आपका, इसके बाद क्वेश्चन नहीं है आपके। ठीक है, मैंने लिखा भी है बायोलॉजी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लिख कर भी रखा है आपके लिए। यहाँ देखना, हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, RBC चिपक जाती हैं, WBC कोश का भक्षी हो जाती है और हीमोलिसिस हो जाता है। यहाँ होता क्या है? तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे हीमोफीलिया में क्या होता है, तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो ये डियर आप खुद देख रहे हैं, आपके बायोलॉजी मैंने कंप्लीट कर चुका है, फिजिक्स रह चुके ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। 22 फरवरी से आपके एग्ज़ाम हैं, जिनमें से 29 फरवरी को मेरे हिसाब से 29 फरवरी लास्ट फरवरी में आपकी साइंस का ही साइंस का आपका पेपर है। ठीक, इसलिए आप अच्छे से कर लीजिए। आपका क्वेश्चन और भी हो सकेगा तो मैं आपका सोशल साइंस का लेके आऊँगा, जितना हो सके अच्छे से अच्छा लेकर आऊँगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना इस पर। 6वां क्वेश्चन आपका कम होगा, रक्त का थक्का नहीं बनता है। बच्चों फिर मिलते हैं आपसे, जय।